सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशवरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए दोनों के बीच एक जैसा तालमेल था। नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने बीते 7 दिसंबर को केंद्र और आरबीआई को निर्देश दिया था कि वे 2016 के फैसले से संबंधित सारे रिकॉर्ड उनको सौंपे। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. राम सुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना भी शामिल रहे। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदम्बरम और श्याम दीवान सहित आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों, अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी की दलीलें सुनी। दरअसल सरकार के नोटबंदी के फैसले के तरीके को गैर कानूनी बताकर इसे खारिज करने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ के वकील चिदम्बरम ने सरकार के इस फैसले को गंभीर रूप से दोषपूर्ण करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा था कि इसमें सरकार ने आरबीआई से किसी भी तरह का सलाह नहीं लिया, न ही इसके बारे में समय रहते लोगों को जानकारी दी। हालांकि देश में जब से केंद्र सरकार ने नोटबंदी लागू किया तब से ही विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना। विपक्ष इसे देश हित में गलत कदम बता रहा था। वहीं केंद्र ने याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जाली नोटों, बेहिसाब धन और आतंकवाद जैसी गतिविधियों से लड़ने के लिए नोटबंदी एक अहम कदम था। नोटबंदी को अन्य सभी संबंधित आर्थिक नीतिगत उपायों से नहीं देखा जाना चाहिए या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था को पहुंचे बहुत बड़े लाभ और लोगों को एक बार हुई तकलीफ की तुलना नहीं की जा सकती। नोटबंदी ने नकली करेंसी को सिस्टम से काफी हद तक बाहर कर दिया। नोटबंदी से डिजिटल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2016 को केंद्र के द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई की है और नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। इसमें न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम सरकार के फैसले से सहमत रहे, तो वहीं न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने रिजर्व बैंक कानून की धारा 26(2) के तहत केंद्र के अधिकारों के मुद्दे पर आपत्ति जताई। बताते चले कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की। इसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गईं, जिस पर 2 जनवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले 32 सालों से मैं आपको समाचार अभी तक mumbai-news.com यूट्यूब चैनल के ज़रिए अब मैं पेश हो रहा हूँ फोकस हिंदुस्तान चैनल की तरफ से। 2022 ने आपको उम्मीदें देकर, जिंदा रहने के संकेत देकर वो चला गया। 2021 का रोना यानी कोरोना 2022 में आपने अपने आप को संभाला। अब 2023 में एक दूसरे को संभालना है, भारत देश को बचाना है, नफरतों को दिल से निकालना है, भेदभाव को ख़त्म करना है, इंसान बन के एक दूसरे के काम आना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, डर को निकालना है, अपने आप से लड़ना है। हथियारों की ज़रूरत नहीं, आपके अपने हाथ ही सबसे बड़े हथियार है। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें तो यकीनन आप कामयाब होंगे और खूब तरक्की करेंगे। अपने अंदर झांकें, आपके अंदर बहुत कुछ वो टेक्निकल वो चीज़ें, वो दुनिया की तरक्की आपके अंदर है, लेकिन आप दूसरों को देखकर जी रहे हैं। खुद को देखकर जीना शुरू करें।
मेरी यही दुआएं हैं 2023 में आप अपने इच्छाओं को, अपनी उम्मीदों को पूरा करेंगे। यकीनन आप दूसरे देशों से ज़्यादा तरक्की आपकी होगी। ये देश महान था, महान है, महान रहेगा। 2022 में 3 फिगर आते हैं, 2-2-2, यानी 100 साल हमारे तकरीबन गुज़र चुके हैं। 72-73 साल तो तकरीबन हो चुके। बहुत तरक्की हुई, ये तरक्की नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर तरक्की करना है तो आप एक दूसरे को समझें, ज़ात पात की लड़ाई छोड़ दें, इंसान बने, तो यकीनन ये भारत देश सबसे महान था, महान रहेगा। मेरी यही दुआओं के साथ फिर एक बार आपको 2023 की बधाई देता हूँ। माजिद सिद्दीकी आपकी दुआओं के साथ अभी तक मैं ज़िंदा हूँ। आगे आपकी दुआएं रही तो यकीनन फिर मिलूँगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नए साल के एक दिन पहले ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी नेताओं को चेतावनी दी थी। सोमैया ने एमवीए के 5 नेताओं का नाम लेते हुए कहा था कि नए साल में उनके द्वारा किए गए घोटालों का हिसाब होगा। नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को ही किरीट सोमैया ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर इस जंग का अब ऐलान भी कर दिया है। सोमैया ने अलीबाग के 19 बंगले के संबंध में ठाकरे परिवार के खिलाफ रेवदंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। किरीट सोमैया ने रश्मि ठाकरे पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने ये बंगले अन्वय नाइक से इन बंगलों को खरीदा था। किरीट सोमैया ने यह भी कहा है कि अगला नंबर उद्धव ठाकरे के करीबी और पूर्व परिवहन मंत्री का है। महाराष्ट्र में सियासी तौर पर साल 2022 महाविकास अघाड़ी और बीजेपी की जंग के नाम रहा। साल 2022 उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के विघटन को लेकर चर्चा में रहा। साल 2022 में बीजेपी नेता किरीट सोमैया द्वारा उद्धव ठाकरे और एमवीए नेताओं पर लगाए गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहा। यह सिलसिला नए साल में भी जारी रहने वाला है और ये ऐलान बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करके कर दिया है। उनके ट्वीट के मुताबिक नए साल में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर तक की मुश्किलें नए साल में बढ़ेंगी। सोमैया की लिस्ट में 5 लोगों के नाम हैं जो कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के हैं। कल से प्रारंभ हो रहे नए वर्ष में ठाकरे परिवार के 19 बंगलों, अनिल परब का शाही रिसोर्ट, असलम शेख के 49 स्टूडियो, हसन मुशर्रफ, किशोरी पेडनेकर मुंबई महापालिका के घोटालों का हिसाब पूरा करेंगे। किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के द्वारा अलीबाग में जिन 19 बंगलों को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, इस मामले में वो आगे कार्रवाई के लिए कोशिश करेंगे। बीते दिनों सोमैया ने यह भी कहा था कि मेरे आरोप लगाए जाने के बाद ठाकरे परिवार के 19 बंगले अचानक गायब हो गए हैं। इस पर कार्रवाई के लिए वो मांग करेंगे। साथ ही बीजेपी नेता ने कोरोना काल के दौरान भ्रष्टाचार के भी उद्धव ठाकरे की सरकार पर आरोप लगाए थे।